and girls, we have started. Really? Yes. See, हम पता कर रहे हैं जी ऑन मून. आप लोगों के ऑनर में, आपके सम्मान में हम लिख रहे हैं जी ऑन अर्थ कितना होता है. तो कैपिटल जी इंटू मास ऑन अर्थ, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर. बॉयज एंड गर्ल्स, बी साइलेंट एंड लुक एट द बोर्ड. जी अर्थ कितना रहता है हम अलग से फाइंड कर लेंगे. जी अर्थ इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी. 6.673 into 10 raised to power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. यूनिट लिखूं क्या डर जाएंगे आप लोग? नहीं लिखूं? ओके. मास ऑफ अर्थ 6 into 10 raised to power 24 kilograms. रेडियस ऑफ अर्थ 6 4 1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर. और इजी मेथड से सॉल्व करके आंसर आता है ये वाला मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाइट इसलिए नहीं डाल रहे कि हम ये अर्थ के सरफेस की वैल्यू पता कर रहे हैं. अगर कोई पर्सन अर्थ के यहाँ लेटा हुआ है तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा वो हम पता करें. अगर किसी ने बोला यहाँ कितना है पता करो, तो इस फॉर्मूला में r प्लस एच स्क्वायर करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा. और आपके 9th स्टैंडर्ड में आता नहीं वो. पता है जब मैं 12th वालों को ये सब पढ़ाता ना डिटेल में, बहुत डिटेल में, तो उनको ये भी आता है कि इतनी हाइट पर एक आदमी चढ़ गया, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है. तो ये वो बता देते हाइट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर. जितनी अर्थ की रेडियस है उतनी हाइट पे चढ़ा दिए बोलते एक आदमी को. बताओ बोलते हैं उस पर जी कितना है एक्चुअली. तो मैं क्या करता, आर स्क्वायर है तो आर प्लस एच होल स्क्वायर कर देते और एच की वैल्यू कितनी ऐड कर देते जो भी है, और फिर डिवाइड इनटू करके वो आंसर आ जाता. लेकिन आपकी बुक में इतना मतलब डिटेल में नहीं पूछते अपन को, क्योंकि अपन लोग ओनली 9th में है इसलिए नहीं पूछते. इसलिए मैं हाइट का वैल्यू नहीं रखता. समझ गए? हाँ. तो ये कितना आता है, अर्थ का जी कितना है 9.8 और मून का जी कितना है. तो चलो फाइंड कर लेते बाजू में. जी ऑफ मून, बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दो, कैपिटल जी इंटू मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. अब जी ऑफ मून कितना है, तो जी का वैल्यू 6.673 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर. मास ऑफ मून कितना है, तो बुक्स में आता है 7.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 किलोग्राम्स. इतना मून का मास आता है. समझ रहे हो? बुक्स में मून का मास इतना दिया होता है. रेडियस ऑफ मून कितनी है, तो मून की रेडियस अर्थ की रेडियस से 4 टाइम्स नियरली कम है. तो मून की रेडियस है 16 1 2 3 4 5 और उसका स्क्वायर. समझ गए? अब मैंने आपको ये देखो, अर्थ की रेडियस कितनी है 64 है. 64 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना है 16. तो मून की रेडियस इतनी है 16 और 5 zeros उसका स्क्वायर. और इसको सॉल्व करें अगर हमने तो ये कितना आना चाहिए, तो ये आता है 1.63 नियरली मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अगर हम जी अर्थ जी मून को लिखे तो वो जी अर्थ के कितने टाइम्स कम आता है, जी अर्थ के 6 टाइम्स कम आता है नियरली. यानी अर्थ मून पर कितनी ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी से 6 टाइम्स लेस ग्रेविटी है. मून पर कितनी ग्रेविटी है, तो जितनी ग्रेविटी अर्थ पर है उससे 6 टाइम्स कम है ग्रेविटी. कितने टाइम्स कम है? 6 टाइम्स कम है. द ग्रेविटी ऑन मून इज 6 टाइम्स लेस देन द ग्रेविटी ऑन अर्थ. अब मुझे बताओ वेट का फॉर्मूला क्या है, ये समझा क्या किसी को? अर्थ की ग्रेविटी कितनी है 9.8 है ना, हम ले लेते नियरली, और डिवाइडेड बाय 6 किए तो कितना आता 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और अर्थ पे ग्रेविटी कितनी है 9.8 है. याद रहेंगे आपको ये दोनों वैल्यूज. अब देखो ध्यान से, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं. गोल्डन गाइड में एक क्वेश्चन दिया है, मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ, ठीक है? या आपको पता है ये चैप्टर ग्रेविटेशन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, ये ग्रेविटेशन चैप्टर 10th स्टैंडर्ड में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में सेम पूरा चैप्टर
10th स्टैंडर्ड में दिया है और अपन लोगों को कौन सी क्लास में है? 9th में, क्योंकि अपन सीबीएसई वाले हैं, है ना? अपन लोग ज्यादा महान होते हैं, वो लोग लहान होते हैं, तो इसलिए उन लोगों को 10th में दिए और अपन लोग ओनली 9th में पढ़ रहे। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करके देखेंगे। उन्होंने क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on earth is 49 Newton. What will be its weight on moon? The mass of the object on the earth, बस इतना ही लिखेंगे। What will be its weight on moon? Boys and girls, कृपया ध्यान दीजिए। Weight of an object on earth is 49 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है, पत्थर गोटा कुछ भी होगा, उसका वेट कितना है अर्थ पर? 49 न्यूटन। मून पर ले जाएंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 49/6 हो जाएगा। वेरी गुड। What is the formula for weight? वेट ऑन अर्थ का फॉर्मूला क्या है? m इंटू जी ऑन अर्थ, है ना? और वेट ऑन, इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं अपन। और वेट ऑन मून का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू जी ऑन मून। मास दोनों जगह सेम रहता क्या? मून पर भी और अर्थ पर भी मास चेंज नहीं होता? नहीं होता। व्हाट इज मास? मास इज द मटेरियल प्रेजेंट इन आवर बॉडीज, प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। और अगर मुझे आपने मून पर भेज दिया तो क्या मेरे बॉडी का मटेरियल चेंज हो जाएगा? क्या हार्ट टूट के गिर जाएगा रास्ते में? क्या लंग्स निकल के भाग जाएंगे? क्या किडनी झड़ के गिर जाएंगी? नहीं। तो मास चेंज नहीं होता। एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मास चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता? वेट चेंज होता है। तो मास रिमेन्स द सेम बिकॉज मास इज द मटेरियल प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मटेरियल भरा रहता है, मास, माल पानी, उसको कहते हैं मास, है ना? एजाज सर के बॉडी में ज्यादा माल पानी भरा है या मेरी बॉडी में ज्यादा माल पानी है? एजाज सर। तो एजाज सर का मास ज्यादा और मेरा मास कम है। मैं बार बार पूछता हूँ आपसे। अब क्या करेंगे हम? डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 1/2 कर लिए तो भी वही आंसर आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? LHS से LHS को डिवाइड करो और RHS से RHS को। वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑन अर्थ। क्या ध्यान है आप लोग का? मास ऑन मून इंटू जी मून अपॉन मास ऑन अर्थ अपॉन जी ऑन अर्थ। मास मास कैंसिल हो जाएगा। क्यों? मास हर जगह इक्वल रहता। तो अब क्या होगा इसके आगे? वेट ऑन मून कितना है? नहीं मालूम। वेट ऑन मून नहीं मालूम। अपॉन वेट ऑन अर्थ कितना है? 49। और यहाँ कितना है? जी मून है अपॉन जी अर्थ। जी मून अपॉन जी अर्थ। अब क्या करेंगे? क्या मून का जी 1/6 टाइम्स अर्थ का जी रहता? मून का जी अर्थ के जी से 6 टाइम्स कम रहता? यस। तो हम क्या लिखेंगे? वेट ऑन मून अपॉन 49 इज इक्वल टू जी मून की जगह लिखेंगे 1/6 टाइम्स जी अर्थ। किसी को ये समझा कि 1/6 क्या हुआ? मून का जी कितना रहता? 1/6 टाइम्स अर्थ के जी के बराबर रहता। अपॉन ये क्या है? जी अर्थ। तो जी अर्थ क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। और वेट ऑन मून कितना हो जाएगा फिर? वेट ऑन मून, हाँ वेरी गुड, 1/6 इंटू 49। और अब वेट ऑन मून कितना हो जाएगा? 49/6 यानी कितना? 6 8 जा 48.1 बचेगा, 19 बचेगा। 6 8 जा 48, 1 10 बचेगा। सर 8.15। हाँ वेरी गुड, 8.15 या 7? सर मैंने अभी कैलकुलेट किया 10। तो 8.15 आ रहा है। अच्छा ऐसा आ रहा है? 8.15। ओके लेट मी सी। 6 8 जा 48, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 4 बचेगा, 4 और 6 6 जा 36,
1.86 हो रहा है, ध्यान 8.16 हो रहा है, सॉरी 8.16666 होगा तो हम 1617 भी कर सकते हैं। 8.16666 चलता रहेगा तो 8.16 न्यूटन रहेगा। तो वेट बदलता है कि नहीं बदलता है? बदलता है, वेट बदलता है। क्या नहीं बदलता? मास नहीं बदलता, क्योंकि मास तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर भरा हुआ मटेरियल होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर का मटेरियल कहीं निकलता नहीं जब हम मून पे जाते हैं तो इफ वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस द मास रिमेन्स द सेम बट द वेट चेंजेस। व्हाई डज द वेट चेंज? बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। मेरा राइट है, आई एम श्योर। हाँ मैंने गलत हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, मेरा राइट है, आई एम श्योर। तो इतना समझ में आया? हाँ, मिटाओ ये जी मून जी अर्थ। अब हम मास और वेट में डिफरेंसेस देखेंगे। एक डिफरेंस तो हमको पता चल गया, 5:15 बज रहे। बहुत परेशान कर रहा हूँ क्या मैं? अच्छा, क्या बोल रहे? अफवाह फैला रहे। अच्छा, तो ये सर बहुत परेशान करते हैं, बहुत पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, जबरदस्ती बैठा बैठा के पढ़ाते हैं। 5:15 भी बज गए तो भी और पढ़ाते हैं, 6 बजे तक पढ़ाते हैं। तो वेट, एक डिफरेंस तो हमको पता चल गया, मास ऑलवेज रिमेन्स द सेम, मास डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों चेंज होता है वेट? क्योंकि वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी। काल का मैंने है वेट का m इंटू जी, ये है शायद, है ना? वेट का फॉर्मूला m इंटू जी है, तो g चेंज होता है इसलिए वेट चेंज होता है। वेट डिपेंड्स ऑन मास एंड वेट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप कि आपका होगा लिखना। ऊपर का मिटा दो, ये तो सबको आता है। 9.8 फाइंड करना भी सबको आता है। अब हम लिखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। यहाँ है मास और यहाँ है वेट। काय झालं? हाँ, मास का डेफिनेशन, द मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मैटर लिखूं या मटेरियल लिखूं? मैटर, क्योंकि अपन मैटर पढ़ चुके हैं। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, तो मैटर लिख देता। द मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट is called its mass। सर वेट किस पे लिखा? हाँ, वेट की स्पेलिंग। और इधर क्या होगा? व्हाट इज वेट? द जीएफ, लेकिन वो नहीं लिखना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is called its weight। The gravitational force acting upon an object is called its weight। Second difference, हाँ, mass does not change from place to place। Mass does not change from place to place। और यहाँ लिखेंगे वेट चेंजेस। एक जगह से दूसरी जगह जाने से वेट चेंज होता है। वेट में चेंज while going from one place to another place। तीसरा डिफरेंस, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं? मास डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। ठीक है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद है अपन को मोशन चैप्टर में पढ़े थे, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? which has only magnitude and no direction, and the quantity which has magnitude as well as direction is called vector quantity। Mass is a scalar quantity। Mass is a scalar quantity। Weight is a vector quantity। Weight is a vector
अच्छा, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू भी रहती है और डायरेक्शन भी रहती है, तो वेट की डायरेक्शन कौन सी है? हम कह रहे कि वेट की डायरेक्शन है, मास की डायरेक्शन नहीं है, तो वेट की डायरेक्शन है तो कौन सी डायरेक्शन है, किधर है? वेट की कौन सी डायरेक्शन रहती है? किसी भी चीज का वेट उसको किधर गिराता है? नीचे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट हैज अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर कोई चीज अर्थ पर रखी है तो वेट उसको अर्थ के सेंटर की तरफ गिराना चाहता है। याद है न्यूटन ने पूछा, बोला था एप्पल सीधी लाइन में क्यों गिरा, बोले एंगल बना के क्यों नहीं गया, बोले 30 डिग्री 90 डिग्री। तो क्योंकि वेट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ पे है तो, और अगर मून पर होगा तो वेट की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मून रहेगी। अच्छा, मास क्या मास जीरो हो सकता है? मास कैन नॉट बी जीरो। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है सकते, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता। क्या वेट जीरो हो सकता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। अभी लिफ्ट में जीरो वेट कर देंगे अपन, अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा लिफ्ट में। और पता है जो स्पेस में जाते हैं उनका क्या होता है? दे फील वेटलेसनेस। जो लोग स्पेस में जाते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स, दे फील वेटलेसनेस। उनका चेहरा सूज जाता है, चेहरा फूल जाता है। जो स्पेस में जाते हैं उनका इतना सा चेहरा है तो इतना बड़ा चेहरा हो जाता है, फूल जाता है चेहरा मून स्पेस में जाने पर। पूछो क्यों? क्योंकि इतने ऊपर जाते हैं। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन होने से क्या होता है? अच्छा, जाना तो बाद में समझाऊंगा। एयर का प्रेशर और ग्रेविटी, यहाँ ब्लड अपने ब्लड को पैरों की तरफ कौन खींच रहा है? ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी। लेकिन जब हम बहुत ऊपर चले जाएंगे तो अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएंगी। तो इतनी कम हो जाएंगी कि ब्लड अपना पैर की तरफ सर्कुलेशन नहीं, ऊपर सर्कुलेशन ज्यादा करेगा। समझ रहे? और इसलिए ब्लड ज्यादा ऊपर आएगा तो हमारा चेहरे में, पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स में ब्लड जाएगा तो चेहरा सूज जाएगा। उसके अलावा ऊपर जाएंगे तो वहाँ एयर का प्रेशर रहेगा क्या? यहाँ अपने चेहरे की ब्लड वेसल जो है ना, खून की नस, वो बाहर नहीं दिखाई देती क्योंकि एयर उसको दबा के रख रही है। मून पर जाएंगे, वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहाँ क्या होगा? अपनी जो ब्लड वेसल में जो ब्लड भागता है उसका प्रेशर ज्यादा रहेगा और बाहर का एयर का प्रेशर जीरो रहेगा क्योंकि एयर ही नहीं मून पर। तो उससे क्या होगा? ब्लड वेसल्स बाहर निकली हुई दिखेंगी भैंस की तरह। गाय भैंस की ब्लड वेसल देखे क्या? ये जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनकी ब्लड वेसल्स ऐसी दिखाई देती है, पूरी बाहर निकली हुई। अपनी भी ब्लड वेसल्स वैसी दिखेगी। जाने दो। ये समझा किसी को? क्या और भी कोई डिफरेंस हो सकता है? हाँ, ये बिठाता हूं मैं ऊपर। मास इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ फिजिकल बैलेंस, पेन बैलेंस। मास is measured by a pan balance। और उसी पैन बैलेंस को समझाता हूँ, उसी को और फिजिकल बैलेंस। पैन बैलेंस को ही फिजिकल बैलेंस कहते हैं। कैसा रहता है पैन बैलेंस? वो अंधा कानून वाला तराजू, दो कटोरी रहती ना, इससे क्या गिना जाता है? इससे मास गिना जाता है। इधर एक किलो रख दिए और इधर लख साबुन रख दिए, 4-5, और बराबर आ रही, इसका मतलब 4-5 लख साबुन 1 किलो की हो रही, या 10 जो भी आती होंगी लख साबुन 1 किलो की है। मास गिना जाता है इसमें। मटेरियल के अगेंस्ट में मटेरियल, मैटर के अगेंस्ट में मैटर गिना जाता है, तो ये मास गिनता है। और वेट कौन सा गिनता है मालूम है? किसान लोगों के पास ऐसा रहता है, शायद कभी आपने देखे होंगे, और यहाँ हुक रहता है और इसके बीच में ऐसा रहता है और यहाँ रीडिंग लिखी है, और यहाँ पे भी हुक रहता है। इसको छत पे टांग देते हो, इसको छत पे अटका देते कहीं भी, रॉड पे, सीलिंग पे, और यहाँ बैग लटकाते हैं, बैग, बोरी, और ये बोरी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। तो बोरी का खुद का मास है। बैग के अंदर क्या भरा है? सोयाबीन भरा हुआ है या कॉटन भरा हुआ है, समझो। किसान ने लेके आया, एक किसान ने, एक फार्मर हैज ब्रॉट
किसान ने सोयाबीन लेके आया, सोयाबीन के दाने, या तो फिर उसने कॉटन लेके आया किसान ने बोरी में भर के। तो बोरी में क्या है? कॉटन है, तो कॉटन का मास है, क्योंकि कॉटन में मैटर रहता, तो मास है, और उस पर ग्रेविटी भी एक्ट हो रही, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट हो रही। तो मास और ग्रेविटी दोनों मिला के क्या होगा? वेट, और वेट के कारण ये क्या होगा? नीचे आएगा, और जब ये नीचे आएगा तो यहाँ जो स्प्रिंग लगा रहता है ना, उसको नीचे खींचता है ऐसा। तो फिर यहाँ लिखा रहता 1 2 3 4 ऐसा, तो ये वेट गिनता है, और इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। वेट इज मेजर्ड बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। क्या और भी कोई डिफरेंस हो सकता है? हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। पूछो कैसे? वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट, और फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन। तो अगर आप पुलिस की भर्ती में जाते हो, सपोज यू वांट टू बिकम अ पुलिस कांस्टेबल, मान लो ऐसे, एंड नहीं आप इतने इंटेलिजेंट समझो नहीं हो, आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकते, आप समझो एक ओनली हवलदार बन सकते हो, मान लो, तो आप क्या करोगे? आप पुलिस का भर्ती दोगे, ट्रेनिंग, वो एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है। इन इंग्लिश वी से स्टूडेंट्स ऑलवेज टेक द एग्जाम एंड टीचर्स ऑलवेज गिव द एग्जाम। तो वेट का क्या लिखेंगे हम मालूम है? वेट का फॉर्मूला है m इंटू जी, और मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, आपका वेट अगर 50 किलो है और जी का वैल्यू अर्थ पे कितना रहता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हो जाएगा 490, और ये हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। और आपने पूरी ईमानदारी से पुलिस का फॉर्म फिलअप किया और लिखा माय वेट इज 490 न्यूटन, तो आपको इंटरव्यू के लिए कभी बुलाएंगे ही नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि बहुत से पुलिस वालों को मालूम ही नहीं होगा कि 490 जो है ये वेट है करके। वो बोलेंगे अरे शर्म नहीं आती, बोलेंगे ये कैसा लड़का है, 490 का इतना भारी होगा, बोलेंगे 490 और पुलिस की भर्ती देने आ रहा है, पुलिस की एग्जाम देने आ रहा है, इसको शर्म नहीं आती, बुला बोलेंगे इसको। फिर जब आपको बुलाएंगे तो आप उनको समझाओगे कि दिस इज माई वेट, माई मास इज 50, आई एम टोटली फिट एंड फाइन, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर उन्होंने आपको बुलाए नहीं तो वो यही प्रेजुडिस में रहेंगे, वो यही धोखे में रहेंगे कि एक हमारे पास फॉर्म आया था, बोलेंगे पुलिस की जॉब के लिए 490 का था, बोलेंगे वो, और फिर भी नौकरी के लिए आ रहा था, बोलेंगे इतना मोटा आदमी नौकरी, पुलिस की नौकरी ढूंढ रहा, बोलेंगे। उनको क्या पता रहेगा कि 490 हमारा वेट है, मास नहीं है। मीनिंग समझ रहे हो? तो मास एंड वेट अलग होता है। ज्यादातर लोगों से पूछा आपका वेट कितना है, तो बोलते मेरा वेट 50 किलो है, वो तो मास है, वेट थोड़ी है। तो वेट ऐसा बताना चाहिए। अगली बार आप किसी भी एग्जाम का या कोई भी फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका वेट ऐसा लिखना, और देखना क्या होता है। स्कूल का फॉर्म रहेगा, एग्जाम फॉर्म रहेगा, उसमें कहीं वेट पूछ लिए तो ऐसा लिख देना, मजा आएगा फिर। तो पुराने जमाने में वेट को केजीएफ में गिनते थे, केजीएफ किलोग्राम फोर्स। चलो ठीक है, हो गया, ये टाइम हो गया, बंद होगा कैमरा? नहीं हुआ, कर देते बंद, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। अरे लिफ्ट बता देता हूँ, ये लिफ्ट है, लिफ्ट में ये आप खड़े हो और नीचे वेट गिनने की मशीन है, ये वेट गिनने की मशीन है। एक जगह नहीं, लिफ्ट इज अंडर फ्री फॉल, लिफ्ट फ्री फॉल में है। फ्री फॉल का मतलब क्या? जब किसी कोई चीज नीचे गिर रही है और उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, एयर का रेजिस्टेंस नहीं, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा किसी चीज पर, और उसके कारण वो अर्थ की तरफ गिर रही है, हम बोलते हैं ये फ्री फॉल की कंडीशन में है। हालांकि अर्थ पे एयर रहती है तो अर्थ पे फ्री फॉल नहीं हो सकता है, लेकिन एयर भी रहे तो हम आजकल उसको फ्री फॉल बोल देते हैं। व्हाट इज फ्री फॉल? If an object is falling towards the earth only and only because of and only gravitational force is acting on it, no other force is acting on it, then we say that the object is in free fall.
तो अब देखो ये लिफ्ट नीचे गिर रही है, यस बोलो। और जब लिफ्ट गिर रही है, पहले लिफ्ट रुकी है तो आपका वेट आया 490 न्यूटन, और जब लिफ्ट नीचे गिर रही है तो आपका वेट 0 बताएगी मशीन। और आप कैमरा में रिकॉर्ड कर लेना, दिस इज द लिफ्ट, आई एम फॉलिंग डाउन, आई एम अबाउट टू डाई आफ्टर सम टाइम, एंड दिस इज माई वेट, सी इट इज 0, द मशीन इज ऑलरेडी शोइंग 0, दिस इज अ ट्रू रीडिंग, सेल्फी एंड सब बना देना। और उसके बाद फिर मर जाऊंगा और समाज देखेगा कि आपने वेट 0 करके मरे। तो आपका वेट 0 बताएगा। पूछो क्यों? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन और आपकी लिफ्ट का एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है। इसका मतलब क्या है, ये नीचे 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 गिरती जा रही, तो आप वेट की मशीन को दबा ही नहीं पा रहे। अभी मुझे मेरा वेट महसूस क्यों हो रहा मालूम है? क्योंकि मैं फ्लोर को दबा रहा हूँ नीचे और ये भी मुझे ऊपर धक्का दे रहा है। नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो मुझे अपना वेट महसूस हो रहा है, लेकिन अगर मैं किसी चीज को दबाऊं और वो चीज मुझे कड़क ना लगे, हार्ड ना लगे, तो मुझे मेरा वेट 0 फील होगा। तो ये आदमी को ऐसा फील होता है जैसे इसका वेट 0 हो गया। यही फीलिंग आप और अनुभव कर सकते हो कब? वेट गिरने की मशीन अपने पैर पे चिपका लो और छत से गिर जाओ बिल्डिंग पे से। तो जब तक आप गिरते रहोगे आपका वेट 0 रहेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि आप नीचे गिरते रहोगे, आप वेट की मशीन को दबा ही नहीं पाओगे। आपको दबाने के पहले